ममलूक वंश में 3 इंडिविजुअल वंश थी, फैमिली, ममलूक या गुलाम वंश, सलीम डायनेस्टी, है ना, जिसका पहला एलिमेंट था कुतुबी, दूसरा फर्स्ट इलबारी और तीसरा सेकंड इलबारी। और कुतुबी से लेकर के सेकंड इलबारी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है, इस्टेब्लिशमेंट, और उसका सुदृढ़ीकरण हुआ है, कंसोलिडेशन। विस्तार हम नहीं जोड़ सकते, विस्तार इसलिए नहीं जोड़ सकते क्योंकि वह राज्य क्षेत्र, टेरिटरीज, जो मोहम्मद गोरी ने अर्जित करी थी, उसी पर शासन आगे चला है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसी को एक साम्राज्य का स्वरूप दिया, एक राज्य का स्वरूप दिया, और राज्य में भी एक उसने एक मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। राज्यों के साथ जो उसके संबंध थे, भारतीय राज्यों के साथ, एक्चुअली वो साम्राज्यवाद पर ही आधारित थे। ये एक्सेप्ट तो कर रहे थे कि इसको हमने जीता है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इनके अधीन है हम। तो कहीं ना कहीं से एक विरोधात्मक प्रक्रिया, एक विद्रोहात्मक प्रक्रिया, प्रोसेस जो है होती रहती थी। और इसी विद्रोहात्मक स्थिति को, ये जो रिवोल्टियर कंडीशंस जो क्रिएट हो रहे थे, इसी मेंटालिटी के कारण क्रिएट हो रहे थे, और इसी को नियंत्रित करना कंसोलिडेशन था, यही तो। और इसके नियंत्रण के लिए 2 डायरेक्शंस अपनाए गए, एक तो बल, शक्ति, जिसके कारण लोग विद्रोह ना करें, और एक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। कुछ चीज़ें तलवार के बल पर नहीं लागू हो सकती हमेशा, है ना। तो प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है? प्रॉपर इम्प्लीमेंट करे, एक रिफॉर्म्स के रूप में, एक सुधार के रूप में। तो एक विजय, सुदृढ़ीकरण और मैनेजमेंट, प्रबंधन, ये तीनों प्रोसेस इस पूरे युग में 1206 से लेकर के कब तक, 1290 तक चला है, करीब करीब 84 ईयर्स। तो 84 ईयर्स का इतिहास क्लियर है, हमको लगता है। कहीं से कुछ डाउट, किसी को कोई संदेह हो तो उस पर क्वेश्चन कर सकता है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे उस पर, नहीं तो इस प्रोसेस को आगे लेके चलें, ठीक है। बाकी पढ़ते रहेंगे तो समस्याएं आती रहेंगी, समस्याएं आती रहेंगी तो फिर समाधान भी मिलते रहेंगे, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। समस्याएं आना जब बंद हो जाए तो समझ लो कुछ दिक्कत है ना। प्रॉब्लम आती है कुछ ना कुछ करने के लिए, ना आए तो समझो फिर मामला शांत हो रहा है। शांत होना खतरनाक है, ठीक है। अगला जो डायनेस्टी है, राजवंश है सल्तनत के अधीन, वो है खिलजी। कल हम लोगों ने कुछ इन पर चर्चा करी थी, खिलजी पर कि नहीं करी थी? लिखा भी था वो, थोड़ा बहुत नहीं लिखा था। तो आज इसको लेकर के हम लोग चलते हैं। पहली बात तो ये गुलाम वंश नहीं है, नब्बे से लेकर के 1320 तक चला है। 30 वर्ष का इतिहास रहा, ज़्यादा नहीं रहा है। सही है। पहली चीज तो ये कि खिलजी वंश की जो स्थापना है इतिहास में, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में क्रांति मानी जाती है, ठीक है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली
establishment of Khilji dynasty is considered at Khilji revolution. क्यों? बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करनी है, चर्चा तो आप वैसे भी बढ़ा सकते हैं। क्रांति मतलब एक होता है एब्सोल्यूट चेंज, कंप्लीट चेंज होता है जब सब कुछ बदल जाए। एक्चुअली ये जो थे खिलजी, ये निम्न जातीय तुर्क थी। लोअर कास्ट तुर्क। क्या थे ये? लोअर कास्ट तुर्क। तो सत्ता, डायनेस्टी, राजवंश, शासक होना, रूलर, इस रूप में सोचना ही इनके लिए अपराध था। जो परिस्थितियां थी, स्पेशली सामाजिक परिस्थितियां, अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशन, ये कंसीडर करना कि हम शासक भी हो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, ये तो फिर अपराध हो गया, सामाजिक अपराध। तुम कैसे शासक होने के बारे में सोच सकते हो? मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो? एक जो सामाजिक विभेद है, डिस्क्रिमिनेशन है उसके कारण। लेकिन अगर ऐसी घटना घट सकती है या हो जाती है जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी कभी कोई उम्मीद न की जाए और सब कुछ बदल जाए, तो वो फिर क्रांति में अमूलचूल परिवर्तन होता है। सत्ता और सत्तावाद दो के दोनों बदल जाए। खिलजी आएंगे तो कई चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। जैसे कि खलीफा का जो इंटरफेयर है अभी तक, जो बलबन के समय तक रहा है, थोड़ा सा उसमें डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो खलीफा का जो इंटरफेयर है, अब ये अगर इसमें डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं से एक बड़े परिवर्तन का संकेत है, इंडिकेशन है कि एक बड़ा चेंज हो रहा है, एक अवेयरनेस खलीफा के लिए, ठीक है। तो इस्लामिक शासन पद्धति या शासन प्रणाली इस अकॉर्डिंग भी मानी जाती है कि एक बड़े चेंज के साथ स्थापित हुई है खिलजियों के लिए। तो क्रांति अगर हमको समझ में आता है, रिवोल्यूशन, तो खिलजी क्रांति बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। खिलजी क्रांति क्यों कही जाती? क्योंकि जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब होती हैं, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई क्रांति नहीं है, अचीवमेंट है। लेकिन कोई ऐसा मतलब जो लगातार फेलियर हो, किसी तरीके से 10 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, 3rd डिवीज़न, आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इसको मतलब परीक्षा के आधार पर कोई जॉब भी मिल सकती है, परीक्षा के आधार पर, और अचानक सूचना मिले यार वो तो टॉपर इस बार का वही है 1 नंबर पर जो उसका नाम है, अचानक, दिस इज द रिवोल्यूशन। फिर तो क्रांति हो गई यार, सब कुछ बदल गया। क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट करने के लिए फिर इतना बड़ा चेंज भी तो लाया होगा उसने। अचानक से इतना बड़ा चेंज कहाँ से आया? सब कुछ बदल गया, फिर तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया ना। ये रिवोल्यूशन है। और हमको इस चीज़ को समझना भी चाहिए 3 चीज़ों में, क्योंकि ये 3 चीज़ें, 3 शब्दावलियाँ, 3 वर्डिंग्स हमारे सामने आती रहती हैं। एक तो विद्रोह, ये पूरे इतिहास में काम आएगा, एक आंदोलन और एक क्रांति। तीनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं और तीनों के रिजल्ट भी अलग अलग होंगे, और एज ए रिजल्ट तीनों अलग अलग हैं। जैसे 1857 को उठा लें तो उसके परिणाम पर अच्छा प्रश्न बनता है, ठीक ठाक प्रश्न बनता है, जनरली आता रहता है, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 1857? तो कोई एक ऐसा रिजल्ट नहीं है कि जो हम डायरेक्ट बता दें, और रिजल्ट भी 3 पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं। साम्राज्यवादी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं, राष्ट्रवादी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जा सकते हैं, और मार्क्सवादी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे जा सकते हैं। तो अगर हम साम्राज्यवादी या इंपीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सीधे कहेगा कि भाई हमने हरा दिया, ये लड़े, मारे, खत्म किए।
फिर उनके अकॉर्डिंग तो ये विद्रोह ही था ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो कुछ था भी नहीं, क्योंकि विद्रोह सशस्त्र होता है, डायरेक्ट लड़ाई विद्रोह होती है। युद्ध को हटा दो, एक जो फ्रस्ट्रेशन बहुत दिन से अगर पल रहा हो और बर्दाश्त से बाहर हो जाए, फिर तलवार लेके दौड़ पड़े, मारपीट हो जाए, गुस्सा कंट्रोल ना हो, शुरू हो जाए, है ना, तो विद्रोह होता है। फिर उसका जो रिजल्ट होता है वो डायरेक्ट रिजल्ट विद्रोह का रिजल्ट हो गया, हारे या जीते। और आंदोलन, आंदोलन इस पूरे सिस्टम से हमको कोई प्रॉब्लम, उस पूरे सिस्टम में किसी 1 2 3 मुद्दों से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मोदी सरकार है, मोदी जी ने 370 हटाया, हम आई लाइक, पसंद है, और भी तमाम सारे एक्ट आए, अधिनियम है, काम किए, पसंद है। कुछ अधिनियम ऐसे है जिसको पसंद नहीं किया जा रहा है, लोगों ने विरोध किया। तो पूरे सिस्टम में या पूरे सिस्टम से हमारा कोई विरोध ना हो, पूरे सिस्टम को चेंज करने की बात ना करें, पर्टिकुलर उसके किसी एक पार्ट को बदलने की या उसमें सुधार करने की जब चर्चा होती है तो वो आंदोलन के रूप में होती है। इसमें से ये हटाओ, सिस्टम को नहीं बदलना है, उसमें से कुछ सुधार, उसको कहते हैं रिफॉर्म्स, उसके लिए मूवमेंट होता है, उसमें वो तलवारबाजी नहीं होती, वो सशस्त्र नहीं होता। तो क्या होता है, वो एक विरोध होता है, धरना, असहयोग, हड़तालें, है ना, जिससे सरकार को पता चले कि हम नाराज हैं आपके सिस्टम से। बस बताना है कि भाई ये सिस्टम जो आपने हम पर लागू किया हमें पसंद नहीं है, उसमें कोई नुकसान या कोई हिंसा शामिल, वायलेंस आप इंक्लूड नहीं कर सकते। और क्रांति क्या है, क्रांति तो एक समस्या है पूरे सिस्टम से। जब पूरे सिस्टम को बदलने की बात की जाए, भाई आप क्या सुधार करोगे इसका कोई लेना देना, आप जाओ यहां से यार, हटो, मतलब जाओ, खत्म, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अब आप चाहे जितना अच्छा करो मुझको पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, आप बहुत अच्छा करो बट हमें आपका अच्छा चाहिए नहीं, क्विट, क्रांति। तो रिजल्ट 3 रूपों में हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि तीनों को समझें, तो उसी अकॉर्डिंग हर फील्ड में इम्प्लीमेंट करके हम समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या रही होगी। 1857 पर ये तीनों बड़े विधिवत लागू होता है। अगर एलोबरेशन की बात आती है, परिणाम पर चर्चा करिए, क्या रहा समझाइए, कैसे समझाएंगे ऐसे समझाएं, एक डायरेक्ट आप रिजल्ट नहीं दे सकती। ये हुआ, अगर ये विद्रोह था तो पराजित हो गए, अगर ये आंदोलन था तो आंशिक सफलता मिली, पार्शियल सक्सेस, क्योंकि कुछ चीजें जिससे विशेष विरोध था हटा ली गई। अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हटा लिया गया, हड़प नीति हटा ली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत प्रतिरोध था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। एग्रीकल्चर का जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ, वाणिज्यीकरण कृषि का कर दिए थे अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब है ना, रेगुलेट हो रहा था कि ये उत्पादन करो, ये ना करो, कपास लगाओ, जूट लगाओ, रबड़ लगाओ, नील उत्पादन करो, चाय कॉफ़ी प्रमोट करो, किया जा रहा है। गेहूं, चावल, खाद्यान्न जो ग्रेन्स है उसको फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। या औद्योगिकरण के कारण जो विनाश हो रहा है, औद्योगिकरण कहाँ हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में। ये भी एक प्रश्न है कि इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ तो केवल आ गए दिमाग में तो डाल दिए, क्वेश्चन पढ़ा लेना चाहिए। समस्याएं बनी रहती हैं तो समाधान के लिए हम तलाश करते हैं, तो समस्याएं जरूरी है, क्वेश्चन जरूरी है। उसके कारण भारत को भी हानि हो रही थी कि नहीं हो रही थी। यहाँ की जो उत्पादन प्रक्रिया थी, जो प्रोडक्टिव प्रोसेस था, चाहे वो हस्तशिल्प हो, हैंडीक्राफ्ट, या देसी जो भी प्रोसेस रहा हो, वो तो फ्रस्ट्रेट हो गया ना, क्योंकि यहाँ के अकॉर्डिंग फिर वो महंगे भी थे और क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। उनके यहाँ का जो आता था उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और मशीनरी से उत्पादित होता था तो सस्ते भी होते थे। तो लोग मार्केट जाते थे तो क्या चाहिए उनको मार्केट में, सस्ता और
अच्छा, ये तो ढूंढते हैं चीप एंड बेस्ट। कोई कहता किसी दुकानदार से कि हमको बहुत महंगा सामान दो, बहुत खराब दो, खराब से खराब शर्ट निकालो, बहुत महंगे से महंगा रहना चाहिए। तो दुकानदार भी आधे घंटे सोचेगा यार कि मतलब ये इसका मेंटली डिस्टर्ब है, ये इसको कुछ मत दो है ना। पूरे भारत की मार्केट और इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। तो उस पर भी सुधार अंग्रेजों ने दिया 1857 के बाद, दिया कि नहीं दिया। भारत में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया उन्होंने शुरू करी, भाई उद्योग यहीं लगाओ, दिक्कत। तो तमाम चीजें उन्होंने हटा ली, देशी रियासतों के साथ उन्होंने हड़पने की नीति त्याग करके वगैरह वगैरह सारी चीजें। लेकिन ये जब शुरू हुआ तो सिर्फ इतना ही कहना है कि बंद कब हुआ। फिर एक बार इस प्रकार की विरोधात्मक प्रक्रिया शुरू हुई तो 1947 तक किसी न किसी रूप में चलती रही है ना, बंद नहीं हुई है। फिर हर स्टेप पर किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी रूप में रही है। और फाइनल रिजल्ट 1947 में इसका देखते हैं। अगर इस रूप में देखें तो दिस वाज ए रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन तो फिर 1947 में भारत आजाद हो गया, तो कंप्लीट सक्सेस। तो 3 रिजल्ट आते हैं, ऐसे देखें तो 3 रिजल्ट आते हैं ना। एक तो डिक्लाइन पूरी तरीके से हार गए, विद्रोह आंदोलन में पार्शियल, और यदि क्रांति थी तो सक्सेस। तो ये एक लिबरेशन कहने का मतलब, इधर ही आओ। तो जैसे रेवोल्यूशन शब्द आया तो हमने इस पर चर्चा करी कि रेवोल्यूशन हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। रेवोल्यूशन क्या है? जब कंप्लीट चेंज हो, एक एब्सोल्यूट चेंजिंग इस्टेब्लिश हो। और तुर्की में जो निम्न जातीय तुर्क थे वो खलजी थे, और उनके द्वारा जो सत्ता अधिग्रहण हुआ या सत्ता प्राप्ति हुई, उन्होंने जब रूलिंग स्टार्ट करी या इस्टेब्लिश करी, तो दिस इज कंसीडर्ड एज द रिवॉल्यूशन, बिकॉज दिस वॉज द अनएक्सपेक्टेड। ऐसी उम्मीद थी नहीं। फिर कैसे हो गया? तो अब कैसे हो गया तो जलालुद्दीन खिलजी को आप पढ़ो, कैसे कैसे किया उसने। तो कैसे हो गया ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो है ही है, लेकिन अब सामान्य अध्ययन का मुद्दा नहीं है ये जटिल मुद्दा है। फिर आप जलालुद्दीन खिलजी को उठाओगे तो कैसे एक सैनिक के रूप में आया, और किसके समय में आया? मोहम्मद बिन तुगलक नौकरी किया, फिर इक्तादार के रूप में, फिर उत्तर पश्चिम सीमाओं में मंगोलों के खिलाफ, पहले तो मंगोलों के खिलाफ एक कमांडिंग के रूप में उसको अपॉइंट किया गया, फिर वहीं का नॉर्थ वेस्ट का उसको इक्ता दे दी गई। ग्यासुद्दीन बलबन के समय में आया था, तब तो ये कुछ कह भी नहीं सकता था नौकरी के अलावा। फिर कैकुबात के समय तक पहुंचते पहुंचते इसको एकता मिल गई थी नॉर्थ ईस्ट की, मंगोल आक्रमणकारियों से सल्तनत की सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी थी। और कैकुबात के बाद जब साम्राज्य ध्वस्त होने लगा तो इसका विस्तार होने लगा, और क्यूमर्स तक आते आते हुआ क्या? संरक्षक के रूप में एक प्रकार से शासक की भूमिका में आ गया, रूलर की भूमिका में आ गया, और मौका पाते ही निपटा करके स्थापना कर दी। तो ये सब चांस इसको मिल गए और इसने उसका उपयोग कर लिया। फिलहाल तो निम्न जातीय तुर्क थे, इसलिए इसको जो है क्रांति कही जाती है, आप समझ लीजिए। और क्रांति केवल जलालुद्दीन खिलजी से आप क्रांति साबित नहीं कर सकते। बाय द वे अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखें? जब तक अलाउद्दीन खिलजी नहीं पढ़ेंगे तब तक इसको कंप्लीट एलोबरेट नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि अमूल चूल परिवर्तन की जब आप बात करोगे तो वो संभव जलालुद्दीन खिलजी से नहीं हुआ। जलालुद्दीन खिलजी ने तो एक थ्रोनशिप स्थापित करी है, किया कुछ नहीं। जो किया है मैं 4-5 लाइन में भी बता दे रहा हूं। टोटल जो क्रांति हुई है वो तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। राजस्व नीति चेंज कर दी, पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करके रख दिया उसने, अमीरों की अमीरियत चेंज करके उसने रख दिया, पूरा सिस्टम ही बदल दिया भाई उसने। पूरी सत्ता का पूरा जो प्लान होता है वो प्लान ही चेंज कर दिया, और सब अपने अकॉर्डिंग कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। बर्नी कहता है कि
कि वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं तो कुछ भी कर सकता है, उसने कुछ भी किया। तो जब देखा जाए कि सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये चारों कंडीशन एब्सोल्यूट चेंज हो जाए तभी ना क्रांति कह सकते हैं आप, और ये चारों चेंज किया है। मैं एक एक लाइन में केवल बता दूं, आगे सामने आ जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी जब आया है, वो सत्ता स्थापित हुई, तो पॉलिटिकल फील्ड में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अभी तक धर्म, जो धर्म संस्था थी, धर्म नियम थे, जो धार्मिक रूल्स थे, उसके अकॉर्डिंग राजनीति संचालित होती थी, इस्लाम में माना भी जाता है। जलालुद्दीन खिलजी आए तो इन्होंने थोड़ा सा केवल अनाउंसमेंट किया कि लोगों का समर्थन होना चाहिए, बट कितना कर पाए कुछ बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब सत्ता स्थापित करी तो उसने करके दिखा दिया, उसने एकदम अनाउंस किया, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसका कि सराया शरीयत क्या कहते हैं, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर आल्सो। अल्लाह के लोग बहुत दुआई देते हैं कि ये होगा वो होगा, जितनी दंड मिलेगा मतलब पनिशमेंट सारी चीज, बोले क़यामत के दिन अल्लाह मेरे साथ जो भी करेगा पता नहीं, वो जाने, मुझको नहीं मालूम, और मैं परवाह भी नहीं करता इस चीज की। मैं तो वही करता हूं जो मुझे, which I realized, क्या, which I realized that it was in welfare of the public, यह लोगों के हित के लिए है, और मुझे लगता है कि ये लोगों के हित के लिए। वो आपको मौका, लोगों को मौका भी नहीं देता है कि आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी चॉइस नहीं पूछना उसको, उसको लगता है कि ये कर देंगे तो इसको अच्छा लगेगा। तो आप लोकतंत्र की स्थापना की भी बात नहीं सोच सकते। कुछ लोगों ने कहा धर्मनिरपेक्ष, तो चलो ठीक है, लेकिन वो भी एलोबरेशन का विषय है। कुछ लोगों ने भी कहा कि उसने लोगों को थोड़ा सा प्रमोट किया, पब्लिक को प्रमोट किया, और कहा कि लोगों को सत्ता में, एक लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट उसने स्थापित तो नहीं किया, लेकिन कोशिश जरूर किया, क्योंकि उसने कहा कि मैं वो करता हूं जो लोगों के हित में हो। लेकिन ये डिक्लेयर कौन करेगा कि लोगों के हित में कौन है, तो उसने ये भी कह दिया जो मुझे लगता है कि लोगों के हित में है। ये आप लोगों को मौका नहीं दे रहा हो कि आप बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, ये पूछने नहीं है। वो सोच लिया कि आप इस टाइम आपको जो है बिरयानी खिलाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो आपसे नहीं पूछना है कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसने कहा बांट दो बिरयानी सब में, ठीक है ना। तो अब इसको आप कैसे ले सकते हैं, तो पॉलिटिकल चेंज हुआ कंप्लीट, जो शरीयत को दरकिनार चेंज हुआ कि नहीं हुआ। सोशल में आ जाइए, सामाजिक स्थिति। अब सामाजिक स्थिति में जिस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की स्थापित थी और इन्हीं का बोलबाला था स्पेशली, और कुछ भी इंटरफेयर अगर होता था पॉलिटिकल सिस्टम में तो यही लोग करते थे, क्योंकि ये लोग सक्षम थे और बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े अधिकारों को धारित करते थे। ये अमीरों का निम्न काल कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी का काल। इसने सबकी अमीरियत खत्म कर दी। जितना वक्त, मिल्क, इनाम इत्यादि के रूप में लोगों को जमीनें और धन दान में मिले थे ना, सबको वापस ले लिया। इसने खालसा भूमि में बदल दिया, सरकारी भूमि में बदल दिया, जितनी दान इत्यादि के रूप में मिली थी जमीनें। लोगों के अच्छे और अच्छे रहन सहन पर प्रतिबंध लगा दिया कि देखो कंफर्टेबल एसी चला तो नहीं सो रहे, मतलब सुविधा है तब भी आप ये नहीं कि आप आराम से सो, लग्जरी बिस्तर में तो नहीं लेटे हुए हैं, नीचे के तो लेटे। जो कपड़ा पहने हैं वो बहुत महंगा वाला तो नहीं है, साधारण कपड़ा पहने, बाबू साहब है ठीक है, लेकिन कपड़ा बढ़िया सा ऐसा पहन के नहीं आएंगे कि लोगों को लगे कि बाबू साहब है, जनरल। ऐसा ये कौन नियंत्रित करता है। तो एक जो सोशल मैकेनिज्म है इसका, उसके अकॉर्डिंग, तो इससे आप क्या कह सकते हैं। अब सोशल इंपैक्ट पर ये अच्छी चीज समझ लें। अब इससे तो सिमिलरिटी एक इक्वलिटी स्थापित हो रही है। जो अभी तक एक विभेद चल रहा था भारतीय समाज में, उच्च निम्न का विभेद, ये तो भारतीय समाज में भारतीय परंपराओं से चलता चला आ रहा है। ये तो समझो जन्म सिद्ध अधिकार है। जातीय विभेद, वर्ग विभेद,
तो एक प्रकार से इक्वलिटी उसने, हालांकि ये पॉलिटिकल इम्पैक्टेड है, ये बहुत पॉजिटिव व्यू में नहीं ले सकते हम, लेकिन तब भी राजा और रंक समान हुए कि नहीं हुए। और प्रॉपर्टी ही गायब कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन की काम ही क्या है, फिर विभेद की जरूरत क्या है। तो विभेद तो प्रॉपर्टी के कारण ही होता है। भाई संपत्ति अलगाव पैदा करती। भाई सर क्या बता रहे थे कि जब पैसा नहीं था तो एक ही कमरे में थे सारी चीजें, क्योंकि एक एकरूपता आती है। और विपत्ति जो है अलगाव लेके आती है, विपत्ति बांट देती है, सबके अलग अलग रूम्स। और संपत्ति आ गई तो अलग अलग मकान, और संपत्ति आ गई तो अलग अलग देशों में मकान, और दूर चले जाओ, इससे ज्यादा सुविधा नहीं है। मंगल पर भी अगर बन रहा होता तो कुछ लोग ऐसे भी वहां भी 2 प्लाट लेकर के एक बिल्डिंग बनवा लेते, ऐसे भी लोग हैं। तो विपत्ति जो है एक करती है, उसमें एक रूपता होती है, हर चीज में पीड़ा एक जैसी होती है। आंसू निकलते हैं रोने पर तो सबके एक जैसे निकलते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि अमीर लोगों का कुछ स्पेशल निकलता हो। सोडियम क्लोराइड के अलावा सोडियम क्लोराइड ही निकलता है ना। अंबानी साहब रोते हैं तो कुछ दूध वगैरह निकलता है, ऐसा ऐसा नहीं है। और न्यूयॉर्क की सड़कों पर अगर पैरों में चोट लगे तो भी ब्लड निकलता, और पीड़ा वैसे होती जैसे अपने यहाँ। संपत्ति में कैटेगरी होती है, अलगाव होता है, विपत्ति में एकरूपता होती है। एकरूपता अच्छी चीज है, लेकिन विपत्ति अच्छी चीज नहीं है। चलिए वो फिलोसफिकल चीज है, बट मुझको सिर्फ ये इतना प्रूव करना है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के संपत्ति ही गायब हो गई तो काहे का ऋग्वैदिक समाज समता मूलक समाज माना जाता है, वहां वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ ऋग्वेद, कि दिस इज द लैक ऑफ सोशलिज्म, ऐसा आप मान सकते हैं? सोशलिज्म की कमी ये है, या इक्वल समाज का कोई और कारण हो सकता है? इक्वलिटी जो है समाज में, प्रॉपर्टी नहीं है, कारण कौन हो सकता है? धन ही नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था वहां नहीं आई है। वर्ण सिस्टम ऋग्वेद में ही है, लेकिन पहली बार कहां है? ऋग्वेद के लास्ट में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है, जब ऋग्वेदिक पीरियड खत्म हो गया है। तो कुल मिलाकर वर्ण सिस्टम किसका परिचय है? लेटर वैदिक पीरियड का। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो इकोनॉमिक बेस है वो चेंज हुआ। ऋग्वेद में इकोनॉमिक बेस क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, बस हैंड टू माउथ वाली स्थिति है। कबीलाई समाज है, इधर उधर अपना काम करके सुबह से शाम तक कमाते हैं, खाते हैं, कोई बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो इक्वलिटी है, समतामूलक समाज है, और इसलिए वर्ण सिस्टम नहीं प्रचलित है। और जैसे ही एग्रीकल्चर स्थापित हुआ अगले स्टेप पर लेटर वैदिक में, पैसा आया, वैसे ब्राह्मण, वैसे क्षत्रिय, वैसे ही वैश्य, वैसे 4 वर्णों में विभाजित हो गया समाज। क्योंकि धन आएगा तो वो विभाजन करेगा ही, उसका नेचर है विभाजन, धन का नेचर विभाजन। और धन के अभाव में अगर विभाजन हो रहा है तो समझ लो फिर ग्रह दशा नक्षत्र सही नहीं है, फिर कुछ उसका नुकसान होने वाला है, कुछ हानि होने वाली है। विपत्तियों में जो परिवार या जो लोग, जो समूह एक ना हो पाए, जो नेचुरल प्रोसेस है, तो समझ लो फिर उस परिवार का विनाश कहीं ना कहीं से तय है, क्योंकि ये फिर अननेचुरल चीजें हो रही हैं। फिर प्रकृति उसका कुछ अच्छा करने वाली नहीं है, उसने प्लान कर लिया है, सीधी सी बात। दुर्भाग्य है। इसको कोई ग्रह दशा नक्षत्र हथेली देख करके बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्लियर है कि पारिवारिक माहौल संपत्ति नहीं है और अलग अलग है,
लोग एक दूसरे को आरोप लगा रहे, झगड़ रहे, समझ लो कुछ गड़बड़ होने वाला है इसका, मैनेजमेंट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल कंप्लीट चेंज, सोशल कंप्लीट चेंज, फिर वही ऋग्वैदिक वाली स्थिति स्थापित नहीं होगी, इतना सब कुछ वैसे नहीं आएगा, लेकिन तब भी उसने पूरी कोशिश करी सोशल चेंज के लिए। और इकोनॉमिक जो आर्थिक नीति, जो राजस्व नीति अभी तक नहीं थी, बिल्कुल अपने सिस्टम से बिल्कुल चेंज कर दिया। पहली बार मसाहत लागू करिया उसने, नाप या मेजरमेंट के आधार पर राजस्व। और बाजार नियंत्रण नीति तो यार गजब की, मतलब ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा और कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि राज्य विस्तार उसका उद्देश्य था, साम्राज्य विस्तार उसका उद्देश्य तो विश्व विजय था, लेकिन किसी ने समझाया उसको, थमा, रुको थोड़ा, विश्व विजय करना, सिकंदर की तरह मैं विश्व विजय करना चाहता हूं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, एम्बिशियस। सिक्कों पर उसने अपना नाम भी खुदवाया, सिकंदर सानी, सिकंदर द्वितीय। तो किसी ने कहा रुको, ठीक है, ये ठीक है, बट पहले भारत का तो विजय कर लो यार, पूरा विश्व को करना, उसके बाद में अपने घर से शुरुआत करो, बाहर से शुरुआत करोगे तो घर भी चला जाएगा। समझ में आई बात? तो उसके लिए भारत भी कोई छोटा मोटा देश नहीं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक भौगोलिक विस्तार की आप चर्चा करो तो भारत इतना छोटा भी नहीं था। एक बड़ी सेना की जरूरत थी और बड़ी सेना रखा वो, 3 लाख से ज्यादा के सैनिक उसकी केंद्रीय सेना थी। लेकिन ऐसी सेना को पालने के लिए, ऐसी सेना के संचालन के लिए प्रॉपरली राजकोष अच्छा चाहिए था। भाई मोरलैंड कहता है कि अगर वो प्रॉपर वेतन देता, इतनी बड़ी सेना थी उसकी, पूरे दलई सल्तनत की सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। अगर वो प्रॉपर सैलरी देता तो 3 साल या 3 साल से समथिंग ज्यादा, 3.5-4 साल तक चलता, उसके बाद पूरा राजकोष उसका खाली हो जाता। तो उसने, और सेना रखनी उसको उसने निरपेक्ष कर दिया, एब्सोल्यूट की सेना रखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है। तो उसने सेना रखी जाएगी, लेकिन सेना को सैलरी उतना नहीं देंगे, तो सेना नाराज होगी, वे नाराज भी नहीं होने देंगे, सामान उनके लिए जो सस्ता कर देंगे। ऐसा बाजार हम डेवलप करेंगे जहां जहां सैनिक केंद्र है, यहां पर उनको उसी रेट पर सामान मिलेगा जिस दर से उनको सैलरी मिल रही, तो सैलरी के अकॉर्डिंग उनका जो खर्चा है वो मैनेज हो जाए, वस्तुओं के दाम नियंत्रित कर दिए उसने, और सफलतापूर्वक नियंत्रित। ये सबके बस की बात नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सारी कम दाम अपने अकॉर्डिंग कर दें, क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट चलाने का जो इंजन है जानते हो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलता है, मार्केट लोगों की इच्छा से नहीं चलता है। ये इकोनॉमिक मैकेनिज्म है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी और प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग मुद्रा, करेंसी अगर हमारे पास है तो सब कुछ प्रॉपर चलेगा। ऐसा कुछ भी करेंगे कि प्रोडक्टिविटी घट जाए और लोगों को संतुष्ट करने के लिए मुद्रा की मात्रा हम वही की वही संचालित करते रहेंगे, महंगाई बढ़ेगी। कुल मिलाकर के महंगाई या सस्ता, मंदी, ये तमाम सारी चीजें हैं, ये कैसे नियंत्रित होती है? मार्केट मैकेनिज्म क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति से चलती है। जितनी मांग है उतनी पूर्ति होगी, प्रॉपर चलता रहेगा। मांग के अकॉर्डिंग पूर्ति नहीं हो पाएगी, महंगाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। पूर्ति ज़्यादा है, मांग ही कम है, सस्ता, डिमांड ही नहीं है। इसको मंदी की स्थिति कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं खरीदेंगे, तो मांग कम हो रही है। तो एक कई कारण है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। कुल मिला के मार्केट जो है, जो इकोनॉमी है, वो कुछ टूल्स से संचालित होती है, किसी के दिमाग से ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं क्रिएट होता, ऐसे नहीं ऐसे कर, इतना नहीं। अगर कोई कर रहा तो फिर जबरदस्ती करा। अलाउद्दीन ने जबरदस्ती सफल मार्केट सिस्टम लागू किया था। कंप्लीट चेंज इकोनॉमी और रिलीजियस की तो बात ही मत करो।
रिलीजियस की बात ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो पूरा चेंज भी नहीं कर सकता और लोगों को उसके अकॉर्डिंग चलने भी नहीं देगा। उसके नियम भी वेलफेयर स्टेट के का रूप में है, लेकिन वो मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है।